हेलो, गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सारे लोग और कैसी चल रही है आप सारे लोगों की प्रिपरेशन। आई मस्ट से कि आप बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे और सर्दियों का मज़ा भी ले रहे होंगे साथ में, ठीक है। तो फिर एग्ज़ाम की डेट भाई ऑलमोस्ट सामने ही है, ठीक है। मुश्किल से 20-22 दिन बचे हुए हैं, जिसमें जितना पढ़ पाओ उतना पढ़ लो, जितना रिवाइज कर पाओ। फोकस करो जो स्टैटिक पोर्शन है उसमें चीज़ें याद करने की, कि जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो मेजर आइडियोलॉजी है वो किसने दी है, ठीक है। क्योंकि यही चीज़ अल्टीमेटली पूछी जाती है। किसी भी चीज़ को लेके हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी तो डेवलप हो चुकी है अब तक कि हम वो समझ लेते हैं थ्योरी पोर्शन में कि ये ऑप्शन सही है या इसके पैरेलल ये चीज़ें जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है मेजरली वो रहता है डेट्स को याद करना, ठीक है। तो मैं कहूँगी आप ना डेट्स पे ज़्यादा फोकस करो, लिख लिख के डेट्स को याद करो, वो जल्दी याद हो जाती हैं। एक ट्रिक है लिख लिख के याद करने की, मेरी मम्मी ने मुझे बताई थी। जब मैं ऐसी रट रही थी तो मम्मी ने बोला था बेटा लिख लिख के याद किया करो तो हो जाएगा तुम्हें जल्दी। और वो डेट्स मैंने उस टाइम लिख लिख के ही याद की थी, मुझे याद भी हो गई थी। इनफैक्ट वो कई सारी डेट्स मुझे अभी तक याद है, जबकि ऑलमोस्ट 6-7 महीने हो गए हैं उस एग्ज़ाम को जब मैंने ये क्लियर किया था। तब भी मतलब फ़ायदेमंद है भाई, जो चीज़ जो नुस्खा तुम्हें मज़े दे या फिर जो नुस्खा तुम्हारे काम आए भाई उसको अपना लेना चाहिए, ठीक है। तो बस ये छोटी सी चीज़ तो जो मैंने बताई है। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहो, अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करो। तो आगे हम जो पढ़ने वाले हैं वो कई सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है, वो हम डिस्कस करेंगे और उनको समझेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यूरोपियन यूनियन हो गया और अफ्रीकन यूनियन हो गया, संघाई कॉपरेशन हो गया। ये बहुत सारे एग्जामिनेशन में आपको पूरा सिलेबस दिया गया है कि ये सारे ऑर्गेनाइजेशन से क्या होते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनका मेजर पोर्शन पूछा जाता है कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कनेक्टिविटी इशूज़ क्या हैं, चैलेंजेस, लिमिटेशन, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही मेजर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिसका नाम है ईयू, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है यूरोपियन यूनियन। अब ये यूरोपियन यूनियन जो पूरा ब्लॉक बना है जिसको हम बोल सकते हैं, वो कहाँ पे है, कौन मेंबर कंट्रीज़ हैं इसकी, उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और इसकी क्या रिलायबिलिटी है, कितना ये नेशनल पॉलिटिक्स में या फिर वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक अहम भूमिका निभाता है, ठीक है। ये चीज़ें समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएंगी, ठीक है। सो विदाउट डिलेइंग हम ईयू के बारे में पढ़ने वाले हैं। देन इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। द यूरोपियन यूनियन इज़ अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ 27 कंट्रीज। अब देखो, ये जब यूरोपियन यूनियन की बात कर रहे हैं तो आपने अगर वर्ल्ड मैप देखा है, ठीक है, तो उसमें जो यहाँ पे कंट्रीज आती हैं वो कौन सी कंट्रीज हैं, ये यूरोपियन कंट्रीज आती हैं, ठीक है। यही तो है। फिर इस साइड कहीं पे जाके नॉर्थ अमेरिका आपका, फिर नीचे साउथ अमेरिका लगेगा, फिर इसके नीचे कहीं पे यहाँ अफ्रीका और ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे रहने वाली जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जितने भी कंट्री नेशन हैं, उन्होंने मिलकर एक बहुत बड़ा ब्लॉक बनाया है जिसको कहते हैं यूरोपियन यूनियन कहते हैं, ठीक है। इसको ईयू भी कहते हैं। ये एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है जिसमें 27 यूरोपियन कंट्रीज शामिल हैं। इनके जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ठीक है, और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होंगे। मैंने पहले ही बताया था, एक रियलिस्ट जो थिंकर हैं वो ये कहते हैं कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो कुछ भी तरीके से फ्रेंडशिप कर रही हैं या फिर कुछ भी आपको अच्छे से जान रही हैं, स्ट्रैटेजिकली आपको अपना एरिया दे रही हैं जिससे आप ट्रेड कर सको, तो उसमें ये मत समझो कि वो कंट्री बहुत ज़्यादा अच्छी है। उसमें कहीं ना कहीं उस कंट्री का खुद का सेल्फ इंटरेस्ट छुपा हुआ है, वो खुद के लिए काम कर रही है, ठीक है। उसी तरीके से हम देखते हैं जितने भी यूनियन वगैरह बनते हैं उनमें इकोनॉमिक बेनिफिट सबसे ज़्यादा सेंटर में रहता है। इन्हें कुछ ना कुछ कैसे ना कैसे तरीके से क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट पहुंच रहा होगा, और ये इकोनॉमिकली अपने इकोनॉमीज़ को बढ़ाने के लिए या फिर उस एरिया को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए साथ आती हैं, जितनी भी कंट्रीज़ होती हैं जो जहाँ भी बनती हैं, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन को यहाँ पे समझेंगे जिसमें 27 देश देखने को मिलते हैं। एंड इट इज़ ओरिजिनेटेड पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड एफर्ट्स टू ब्रिंग पीस, स्टेबिलिटी एंड कॉपरेशन। और देखो जो यूरोपियन यूनियन है वो क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बना था, ताकि उस पूरे रीजन में पीस बनी रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे और साथ में सारी कंट्रीज मिलकर क्या करें, कॉपरेट करें। ये पीस और स्टेबिलिटी की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में यही सारे देश थे जो डायरेक्टली क्या कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे। तो इनकी जो इकोनॉमी थी वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी थी। पॉलिटिकल कोई इनकी एश्योरेंस नहीं थी, कभी भी किसी की पार्टी गिर जा रही है, कभी किसी की सरकार बन जा रही है, प्रोटेस्ट हो रहे थे इनकी कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा। तो इन सारी चीज़ों से टैकल करने के लिए, इतनी सारी परेशानियों से निकलने के लिए इन सारी कंट्रीज़ ने क्या किया, एक एग्रीमेंट पे एग्री हो गए कि हाँ हम सारे लोग मिलकर एक ऐसा ब्लॉक बनाएंगे जो इस पूरे एरिया में पीस को प्रमोट करेगा, स्टेबिलिटी लाएगा और जितने भी कोऑपरेटिव
नेशंस हैं वो आपस में क्या करेंगे, कॉपरेशन को एनलार्ज करेंगे, फ्लरिश करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये बना था ईयू एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ शेयर सोवरेनिटी, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड रीजनलिज्म। और इनके जो मेजर प्रिंसिपल है वो इस चीज़ पे एग्री करते हैं कि हम शेयर्ड सोवरेनिटी को क्या करेंगे, बेस्ड हमारी जो संप्रभुता है, एक तरीके से बोलते हैं, हम इंटरनल मामलों में दखल नहीं देंगे इतनी ज़्यादा, लेकिन हम शेयर्ड सॉवरेनिटी का यहाँ पे मतलब है हम कुछ कुछ चीज़ों में हम क्या करेंगे, आपके साथ मिलकर काम करेंगे आपकी खुद की कंट्री में, ठीक है। साथ में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को देखेंगे, अगर आपकी कंट्री बहुत ज़्यादा रिसेशन में जा रही है, मंदी आ गई है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है, हम उस मुद्दे पर भी क्या करेंगे, कॉपरेशन करेंगे आगे, और रीजनलिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करेंगे, बढ़ावा देंगे, ठीक है। तो ये इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था साथ आने का। अब इसके हिस्टोरिकल एवोल्यूशन को जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो बनी कैसे, कौन कौन से मेजर एग्रीमेंट हुए थे, या फिर ये आइडिया आया कैसे, ठीक है। वो चीज़ें डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन सारी चीज़ों की डेट्स वगैरह आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो हिस्टोरिकल एवोल्यूशन को समझें तो 1945 से 1950 तक एक आइडिया आया कि क्यों ना पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ को इंटीग्रेट किया जाए एक ऐसे बड़े से फॉरम में, या फिर एक ऐसे बड़े ब्लॉक में उतारा जाए जिसमें जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो एक साथ मिलकर अपना ग्रोथ कर सकें, अपने एरिया को क्या कर सकें, इकोनॉमिकली अपलिफ्ट कर सकें, कल्चरल वैल्यू को सस्टेन कर सकें, ठीक है। ये आइडिया आया था उस टाइम। फिर 1951 में यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनती है। देन 1957 में क्या होता है, ट्रीटी ऑफ रोम होती है जिसमें यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का एस्टैब्लिशमेंट होता है, और एक आइडिया बताया जाता है कि क्यों ना हम अपनी सारी जितनी भी आसपास के नेशन हैं, जितने बड़े बड़े नेशन हैं या फिर छोटे मोटे नेशन हैं, उन सब का एक बड़ा सा एक ब्लॉक बनाते हैं, ठीक है। ब्लॉक समझ रहे हो ना आप, ब्लॉक हम उसको कह रहे हैं, एक फॉरम को कह रहे हैं, या फिर हम ऑर्गेनाइजेशन को कह रहे हैं जो प्योरली बेस्ड होगी किस पे, इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे, ठीक है। इकोनॉमिक चीज़ों के लिए ये काम करेगी। दूसरा है 1986 में आता है सिंगल यूरोपियन एक्ट, और उसके बाद 1992 में आता है मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी, जिससे क्या होता है, यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। 2002 में होता है इंट्रोडक्शन ऑफ यूरो करेंसी, एंड 2009 में होता है लिस्बन ट्रीटी जिसमें इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की बात कही जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी डेट्स हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करेंगे कि जो यूरोपियन यूनियन है उसके प्राइमरीली ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, वो क्यों साथ आया है इतना बड़ा इकोनॉमिक फोरम लेकर, या फिर इतनी बड़ी सारी 27 कंट्रीज साथ में क्यों आई हैं। कोई ना कोई तो उनको गोल रहे होंगे, ठीक है, तभी साथ आई हैं, या फिर उनकी जो समस्याएं हैं वही दूसरी कंट्री की समस्याएं होंगी, या फिर उन्हें जो मुनाफा चाहिए वही सामने वाली कंट्री को चाहिए होगा, इसीलिए वो साथ आए होंगे, ठीक है। जब भी कोई ऐसा रीजनल ब्लॉक बनता है, कुछ भी बनता है, ठीक है, उनके सबके जो इंटरेस्ट होते हैं मेनली सेम होते हैं, वो सारे लोग सेम प्रॉब्लम से क्या कर रहे होते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं, इसलिए वो साथ आने के लिए एग्री हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव में हम देखते हैं, इट प्रमोट पीस एंड स्टेबिलिटी। ये क्या करता है, पीस और स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है ईयू। साथ में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन दिखता है, और कॉमन मार्केट के लिए क्या करता है, लोगों के प्रोडक्ट का एक्सचेंज करता है, ठीक है। देखो हमारा जो मार्केट है, बोलती हूँ मैं, इंडिया इंडिपेंडेंट कंट्री है, ठीक है। एक तरीके से हम अपना सामान कहीं भी बेचें, कहीं से भी मंगाएं, हमारी खुद की ये डिसीजन पे निर्भर करता है, ठीक है। लेकिन जो इकोनॉमी जो ईयू की कंट्रीज़ हैं वो थोड़ी सी बाइंडिंग भी हैं, मतलब कि अगर तुम किसी के ग्रुप में मिले हुए हो और वो ग्रुप के लोग तुमसे कह रहे हैं कि तुम्हें ये नहीं करना है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे ऊपर एक प्रेशर, एक दबाव आ जाता है कि हाँ हमें नहीं करना है, ठीक है। तो इसी के साथ क्या है, जितने भी ईयू कंट्रीज़ हैं 27, उनका एक कॉमन मार्केट भी है, ठीक है। जिस मार्केट में वो अपनी सारी कंट्रीज़ के अलग अलग जीडीपी तो गिनते हैं, लेकिन वो टोटल अपने पूरे उसकी मार्केट की भी जीडीपी को अलग कैलकुलेट करते हैं। और जो ईयू की जीडीपी है वो दूसरी सबसे बड़ी जीडीपी हुई थी 2001 में, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बट मैं बता रही हूँ इसका, ठीक है। वो फ्लक्चुएट होती रहती हैं ये चीज़ें, बट क्या है कि ईयू बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है अगर देखने को मिले, क्योंकि आप खुद से सोचो, फ्रांस है, स्पेन है, पुर्तगाल है, जर्मनी है, और जितने भी ये बड़े बड़े नेशन आपको देखने मिलते हैं वो सारे हैं ईयू में। साथ में ये प्रमोट करता है फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स का, सर्विसेज का, पीपल का एंड कैपिटल का। इसके जितने भी नेशन कंट्रीज हैं वो सारे आराम से क्या करते हैं, इनकी एक दूसरी कंट्री में गुड्स जाते हैं, आराम से सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, और पीपल एंड कैपिटल को भी प्रोवाइड करते हैं। साथ में ये फाइनेंशियल और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को भी साथ में देखते हैं। अगर एनवायरमेंट को खतरा आ रहा है तो ये सारी कंट्रीज़ मिलकर क्या करती हैं, कई सारे कॉन्फ्रेंसेस करती हैं, कई कई सारे ऐसे लिमिटेशंस और ऐसे चैलेंजेस को साथ में
कंप्लीट करती हैं या साथ में लड़ती हैं, जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन सारी कंट्रीज़ को प्रभावित कर रहा होता है। ठीक है, रीजनल डेवलपमेंट के लिए बात करती हैं, अपने रीजन के डेवलपमेंट के लिए सब बात करते हैं, तो वही प्राइमरीली ऑब्जेक्टिव बन जाता है किसका, यूरोपियन कंट्री का। ठीक है, यहाँ पे हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इंस्टीट्यूशन ऑफ ईयू। देखो यूरोपियन यूनियन के कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, जिस तरीके से हमने अभी उसको पढ़ा था यूनाइटेड नेशन को, तब हमने पढ़ा था कि उसके कई सारे ऑर्गन्स हैं। उसी प्रकार जब हम यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन को पढ़ते हैं तो उसके भी डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, जिसमें अगर पहले की मैं बात करूँ तो वो आ जाता है यूरोपियन काउंसिल। इट इज़ द हेड ऑफ स्टेट डिफाइन जनरल पॉलिटिकल डायरेक्शन। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, एक हेड बनाया जाता है, हेड काउंसिल बनाई जाती है, जो क्या करती है, सारे स्टेट्स के हेड को इकट्ठा करती है वहाँ पर और उनके जर्नल पॉलिसीज़ का और डायरेक्शन मेकिंग का काम करती है। ठीक है, ये काम कौन कर रहा था, जनरल असेंबली कर रही थी, किसमें, यूनाइटेड नेशन में। वहीं यूरोपियन यूनियन में ये काम कौन कर रहा है, यूरोपियन काउंसिल कर रही है। ठीक है, दूसरा आ जाता है यूरोपियन कमीशन। अब जो यूरोपियन कमीशन है ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। इसका काम होता है जितने भी लेजिस्लेशन है उनको प्रपोज करना और देखना कि जितने भी ट्रिटी है उसको सब लोग उससे बाइंडिंग है या नहीं है, उसको कंप्लाइंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सब कौन देखता है, यूरोपियन कमीशन देखता है। ठीक है, साथ में यूरोपियन पार्लियामेंट एक अनदर हमें इंपॉर्टेंट बॉडी देखने को मिलती है जो डायरेक्टली इलेक्ट करती है और लेजिस्लेट करती है बजटरी पावर्स को। ठीक है, जिस तरीके से पार्लियामेंट में काम क्या होता है भारत की पार्लियामेंट में, लेजिस्लेशन का बनाना, बजट को डिस्कस करना, उसी तरीके से यूरोपियन पार्लियामेंट में भी ये सेम काम होते हैं। ठीक है, फोर्थ इसका इंपॉर्टेंट ऑर्गन हमें देखने को मिलता है काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन, जिसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं, जिसमें क्या होता है, जितने भी स्टेट्स होते हैं उनके जो हेड होते हैं या फिर जितने भी स्टेट्स के मेंबर्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं और को लेजिस्लेट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, एंड कोर्ट ऑफ जस्टिस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें यूनिफॉर्म इंटरप्रिटेशन बताते हैं कि ईयू के जितने भी लॉज वगैरह बने हैं, नियम कानून बने हैं और उनके तहत कोई भी कंट्रीज आ रही हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ईयू में जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके लिए जो लॉज वगैरह बने होते हैं तो उन सब का सुपरविजन कौन करता है, तो वो करता है कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि ईयू का बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑर्गन है। ठीक है, नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट ऑर्गन हमें देखने को मिलता है वो है यूरोपियन सेंट्रल बैंक। मतलब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इतना बड़ा ब्लॉक बना है यूरोपियन कंट्रीज़ का, तो उनके लिए एक अलग से सेंट्रल बैंक भी बनी है जो क्या करती है, जो यूरो करेंसी है, यूरो कॉमन करेंसी है उन सारी कंट्रीज़ की। ठीक है, वो आपस में ट्रेड करते हैं तो यूरो करेंसी में करते हैं, उसके बाहर कहीं ट्रेड करते हैं तो किस में करते हैं, डॉलर में करते हैं। हम भी किस में करते हैं, डॉलर में करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो कंट्रीज़ है वो यूरो को क्या करती हैं, एक्सेप्ट करती हैं। साथ में मॉनेटरी पॉलिसी को कौन फ्रेम करता है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक फ्रेम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी मेजर पॉलिसीज़ को और अचीवमेंट को यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसका है कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। अब ईयू के हम कलेक्टिवली यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है, एक एक कंट्री को नहीं लेके चल रहे हैं, एक एक कंट्री की चीज़ें अलग होती हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से मैं समझाऊँ, मेरे ग्रुप में 5 मेरे दोस्त हैं। ठीक है, तो मेरे वो 5 दोस्त जो बात कहते हैं मैं वो मानती हूँ। ठीक है, लेकिन मेरी अलग से पर्सनल लाइफ भी तो है, मेरे पर्सनल रिलेशंस भी हैं। वो अगर 5 लोग ये कहते हैं कि हमें कॉलेज में यूनियन में रहना है, हमें कॉलेज में ऐसे ऐसे काम करने हैं और हम बाकी सारे स्टूडेंट से दूर रहेंगे, तो मैं कही ठीक है हम दूर रहेंगे। लेकिन जब मैं अपने घर जाती हूँ तो मेरे पर्सनल रिलेशन क्या है, मेरे मॉम डैड से हैं, मेरे सिबलिंग से हैं और मेरे और भी फ्रेंड्स हैं जो मेरे बाहर के हैं। ठीक है, जो कॉलेज से बिल्कुल रिलेट नहीं है। लेकिन जब मैं कॉलेज वापस जाती हूँ तो मैं बस उसी 5 ग्रुप में रहती हूँ। ठीक है, तो उसी तरीके से ईयू का सिस्टम है। जितनी भी ईयू की कंट्रीज है वो इंडिपेंडेंट प्लेयर्स तो हैं साथ में, लेकिन जब वो एज अ ईयू काम करती हैं सारे मिलकर तो उनकी एक ही कॉमन पॉलिसी हो जाती है और एक ही उनकी कॉमन सिक्योरिटी पॉलिसी हो जाती है। ठीक है, फिर ये लोग अलग अलग नहीं भागते हैं। फिर ऐसा होता है कि हम एज अ ईयू कंट्रीज हम ये करना चाहते हैं तो वो सारे ही लोग एग्री करेंगे उस पर। ऐसा नहीं कि कभी ये भाग रहा है वो भाग रहा है, नहीं भाई हम नहीं करेंगे, नहीं तुम्हें करना पड़ेगा क्योंकि तुम इसके मेंबर हो। अगर कोई चीज़ बनती है तो कुछ ना कुछ बाइंडिंग नॉर्म्स भी आते हैं उसके साथ में। ठीक है, और दूसरा हमें देखने को मिलता है इनकी कल्चरल एग्रीकल्चरल पॉलिसी वो भी सेम है, कंपटीशन पॉलिसी वो भी सेम है, ट्रेड पॉलिसी भी सेम है और एनवायरमेंटल पॉलिसी सेम है। तो इन सारे मेजर एरियाज में ये क्या करती हैं, ईयू कंट्रीज एक जैसी पॉलिसी को अपनाती हैं और एक जैसे कॉमन गोल्स रहते हैं इनके। ठीक है, तो यहाँ समझना चाहिए। अब जैसे एनवायरमेंट पॉलिसी को मैं थोड़ा सा एनलार्ज करूँ, 27 कंट्री है, 27 कंट्री ने ये सोच लिया कि हमें जो कार्बन का एमिनेशन है उसको कम करना है। मान लो हमें 5% कम करना है तो सारी कंट्री को 5% कम करना होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये बाइंडिंग नॉर्म्स है,
ये मेजर पॉलिसीज़ हैं जो ईयू ने अपनाई हैं, क्योंकि इन्हें बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनना है, इन्हें टक्कर देनी है यूएसए को देनी है, क्योंकि यूएसए अकेला ही बहुत बड़ा एक्टर है, बहुत बड़ा प्लेयर है इंटरनेशनल मार्केट में। तो कहीं ना कहीं रीजनल ब्लॉक्स बना के ये अपने आप को कैसा बनाना चाहती हैं, सारी कंट्रीज पावरफुल बनाना चाहती हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेबल बनाना चाहती हैं। तो ये है इसकी मेजर पॉलिसी के बारे में। दूसरा, अगर हम अचीवमेंट के बारे में बात करें, इन्होंने अब तक क्या उखाड़ लिया है, अचीव कर लिया है, ठीक है। तो ये लार्जेस्ट इकोनॉमिक यूनियन बन गया है, मतलब ये अब तक का जितने भी यूनियन बने हुए हैं, चाहे मैं आसियान की बात कर लूँ, सार्क की बात कर लूँ, तो उसमें सबसे बड़ा जो इकोनॉमिक यूनियन है वो कौन है, ईयू ही है। देखो मैंने अभी बताया था आपसे पहले कि इसको बहुत बड़ा मतलब कि कंसीडर किया गया है। दूसरा है कि इसकी जो सिंगल करेंसी है वो यूज़ करते हैं 19 मेंबर्स, ठीक है, और उसके पीस एंड स्टेबिलिटी बनाए रखता है किसमें, यूरोप में। अब यूरोप की अगर मान लो कहीं पे भी कोई एक कंट्री है इनमें से जो बहुत ज़्यादा रिसेशन में जा रही है, तो बाकी के 26 कंट्री मिलके उसको रिसेशन से बाहर ला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सारे उसमें लोन दे देंगे, उनकी इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर देंगे, वहाँ के पीपल को उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर कर लेंगे, तो वो कहीं ना कहीं एकदम से वापस से कंट्री ग्रो कर जाएगी, ठीक है। और यही मोटिव रहता है इनका। एंड द हाई स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन, और इनका जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन के लिए। जो लोग जितना ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हो गई, वो ह्यूमन राइट्स पे इतना फोकस करते हैं, उतना शायद हम एज अ एशियन पीपल और साउथ अफ्रीकन पीपल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। उसके बाद हम थोड़े चैलेंजेस को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। सारे ऑर्गेनाइजेशन हमेशा ही सफल नहीं होते हैं, उनके उनके पास उनके अंदर भी कई सारी कमियां रह जाती हैं, और कोई ना कोई आपको टाइम के साथ चैलेंजेस और उनकी लिमिटेशन देखने को मिल जाती है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है ब्रेग्जिट की बात। ब्रेग्जिट ये है जिसमें यूरोपियन यूनियन में एक सबसे बड़ी पावर महाशक्ति, जिसको हम इंग्लैंड कहते हैं, यूके कहते हैं, वो कभी कभी इसमें निकलने की बात करते हैं, ठीक है। ब्रेग्जिट एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसको मैं अलग से किसी वीडियो में समझा दूंगी, ठीक है। मतलब जो यूके है वो स्कॉटलैंड और ब्रिटेन और इनसे मिलके बना हुआ है, तो उसका कुछ पोर्शन ऐसे निकलना चाहता है ईयू से, वो एक चैलेंजेस में देखने को मिलता है। दूसरा है इमिग्रेशन क्राइसिस देखने को मिलती है पूरे दुनिया भर में, जो कि ईयू का भी बहुत बड़ा चैलेंज बन निकल कर बाहर आता है। एंड द राइज ऑफ राइट विंग नेशनलिज्म, और जो राइट विंग वाले हैं जो बहुत ज़्यादा कल्चर पे, वैल्यू पे, नेशनलिज्म पे फोकस करते हैं, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम निकल कर आती है कि वो हमेशा अपने अपने कंट्रीज़ की पार्लियामेंट में कहते रहते हैं कि गलत है, हम एक कॉमन करेंसी यूज़ कर रहे हैं, हम कॉमन एक मार्केट डेवलप कर रहे हैं, कॉमन एरिया ऐसा नहीं बना सकते, सारी कंट्रीज़ की सोवरेनिटी को खतरा है, ये है वो, राइट विंग वाले हैं, चिल्लाते रहते हैं, ठीक है। बाद में आता है इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ हमें काफ़ी देखने को मिलती हैं, कई सारी कंट्रीज़ हैं, और इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ में हम देखते हैं कई सारी कंट्रीज़ हैं जो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर गई हैं, बहुत आगे हैं, और कुछ कंट्री ईयू में ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई हैं, पीछे रह गई हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ख़त्म होता है ईयू के बारे में। इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं था हमें, बस ये कुछ डेट्स जो मैंने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बताई हैं वो याद कर लेना, इसके चैलेंजेस को देख लेना, ठीक है। और इसमें ईयू के बारे में मेंबर कंट्रीज़ देखनी थी, कितने मेंबर्स हैं कितने नहीं है, ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, बस इतना ही देखना था, उससे ज़्यादा कुछ पूछते नहीं है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है देन मेक श्योर कि आप इसको दोबारा देख लें, शॉर्ट नोट्स बना लें, पढ़ते रहिए अच्छे से, और कोई भी कैसा भी डाउट है प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, आई विल आंसर यू, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भाई जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पढ़ाई में टाइम डिवोट करो, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।